Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject name is Company Law, Session 1.2 Continue. In previous sessions, we have discussed the points under the nature of a company. We have lastly discussed the limited liability point. Now the next point we are going to discuss is परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि कंपनी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है अनलेस कुछ तरीके हैं उसके, जैसे कि वाइंडिंग अप हो गया, अमलगमेशन हो गया, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। रीऑर्गेनाइजेशन जो भी चैप्टर 15 में दे रखा है, चैप्टर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में पर्टिकुलर कुछ इंस्टेंसेस ऑपरेशन ऑफ लॉ दे रखे हैं जिनके थ्रू ही कंपनी ख़त्म हो सकती है। अन्यथा जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी डिफरेंट लीगल एंटिटी है, सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है और उसके मेंबर्स अलग एंटिटी हैं, दोनों आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि किसी भी मेंबर की या मेंबर्स की डेथ से या उनके डिपार्चर से या कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है या कोई मेंबर कंपनी छोड़ के जा रहा है, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी एंड नहीं होती है। कंपनी एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विल एग्जिस्ट टिल एटर्निटी अनलेस इट इज़ डिसॉल्व्ड बाय एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जाम्पल प्रोफेसर LCV गौर ने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में ये है कि मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन मेंबरशिप चेंज हो जाएगी। इतने मेंबर्स हैं, पहले इतने थे अब इतने हैं, मेंबरशिप चेंज हो सकती है, लेकिन एक कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी नाम है कंपनी का या फिर कोई भी उसकी सील है वो चेंज नहीं होती है, कंपनी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल में ये था कि ड्यूरिंग वॉर चल रहा था, उस समय एक प्राइवेट कंपनी की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के दौरान जितने भी मेंबर्स थे, उस समय एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सारे मेंबर्स उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। तो एक फेमस सेंटेंस प्रोफेसर LCV गौर का आया था जिसमें उन्होंने बोला था, नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉय द कंपनी। मेंबर्स सारे ख़त्म हो गए थे बॉम्ब ब्लास्ट में, बट कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को नेचुरल प्रोसेस से मारा नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कंपनी उसके बाद भी एग्जिस्ट की। तो बेसिक ये है कि परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो अनंत काल तक, शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं। कंपनी के मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा, कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी ख़त्म नहीं होगी अनलेस उसको किसी न किसी कुछ तरीके हैं कंपनी को ख़त्म करने के। एग्जांपल जैसे वाइंडिंग अप है, उसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन है, अमलगमेशन है, मर्जर है, इन तरीक़ों से ही कंपनी को ख़त्म किया जा सकता है। बट मेंबर्स के आने जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी, जैसा कि हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में पढ़ चुके हैं, कंपनी कैन हैव इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी कैन हैव इट्स सेपरेट बैंक अकाउंट, कंपनी उधार दे सकती है, कंपनी उधार ले सकती है ऑन इट्स ओन नेम। लाइबिलिटी कंपनी की होगी, जैसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो अगर किसी कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से जितने भी राइट्स अराइज होते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं वो सिर्फ कंपनी की होंगी, ना कि मेंबर्स की। मेंबर्स की प्रॉपर्टी है तो मेंबर्स की सेपरेट प्रॉपर्टी है, और कंपनी के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो सेपरेट कंपनी की प्रॉपर्टी है। जैसा कि हमने ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में पढ़ा था कि जो कंपनी ली ने जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी की जितने भी एयरप्लेन्स थे सारे कंपनी के नाम पे थे, ना कि मिस्टर ली के नाम पे। तो वो प्रॉपर्टी कंपनी की थी, ना कि
मिस्टर ली की, तो कंपनी कैन हैव सेपरेट प्रॉपर्टी। ए केस है RF पेरुमल वर्सेस H जॉन डेविंग, AIR 1960 में। इसमें कंपनी इसमें कहा गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस और in its winding up. A member does not even have an insurable interest in the property of company. कोई भी मेंबर ये नहीं कह सकता है कि अगर कोई कंपनी की प्रॉपर्टी है उसका ओनर कोई मेंबर नहीं हो सकता, उसका ओनर हमेशा कंपनी ही रहेगी। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे खरीदी गई है तो वो उसकी ओनर हमेशा कंपनी ही रहेगी। कोई मेंबर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वह प्रॉपर्टी कंपनी की है, अनलेस उसके एक्सेप्शंस हैं वाइंडिंग अप के दौरान, या फिर कंपनी जब तक एग्जिस्ट करती है तब तक वो कंपनी की प्रॉपर्टी रहेगी, और कंपनी जो एक बार जब डिसॉल्व हो गई है उसके बाद वाइंडिंग अप के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उसके बाद जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार लायबिलिटी और एसेट्स में बांटी जाती है। ए मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है उसमें से जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट अगर अराइज होता है तो वो इंटरेस्ट कंपनी का ही होगा, मेंबर्स का नहीं। इसका मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी पार्ट में ये है। केस है मिसेस बच्चा F गौसदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, AIR 1955। अब इसमें देखिए एक कंपनी है जो कि चाय का उत्पादन करती है, तो इनकम टैक्स में उस कंपनी से जितनी भी इनकम हुई है चाय के उत्पादन से, टी प्रोड्यूस से जितनी भी इनकम हुई है, अब इनकम एक तो कंपनी के पास आई है, जितनी भी उससे टी प्रोडक्शन से इनकम हुई है, एक इनकम कंपनी की है और कुछ इनकम मेंबर्स की है। अब जो कंपनी की इनकम है उस पे इनकम टैक्स के अंडर उसको 60% एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो इनकम आई है वो एग्रीकल्चर लैंड से आई है। तो डायरेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड से आई है कंपनी को, और कंपनी अपने मेंबर्स को आगे फॉरवर्ड कर देगी जितने भी प्रॉफिट हैं, डिविडेंड वगैरह जितने जो भी उनका सैलरी है। अब इनकम जो अराइज हुई है, अब देखिए एक प्रोसेस है, टी का उत्पादन सबसे ऊपर है, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी इनकम हुई है वो हुई है कंपनी को, और कंपनी जो पैसे दे रही है मेंबर्स को, वो मेंबर्स की इनकम कहाँ से हुई है? कंपनी से, ना कि टी प्रोडक्शन से। कंपनी को इनकम टैक्स में 60% तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया था क्योंकि वो इनकम एग्रीकल्चरल लैंड से थी। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं एग्जेम्पशंस के लिए, क्यों? ये कह के कि एक जो इनकी इनकम है वो भी एग्रीकल्चर लैंड से है। नहीं, मेंबर्स की इनकम कंपनी से है, कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर लैंड से है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है अपनी कंपनी को अलग सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी माना गया है और मेंबर्स को अलग अलग। इनकम टैक्स में हम अगर इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह वगैरह, बट हम इस केस का मूल भाव यही है कि कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग एंटिटी माना गया था, और अलग अलग एंटिटी मानने के बाद जब कंपनी को एंटिटी माना गया था तो कंपनी की जो इनकम है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी को एक पर्सन माना गया था अंडर इनकम टैक्स। और जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को तो मेंबर्स नेचुरल पर्सन्स हैं, नेचुरल एंटिटी हैं, उनको इनकम टैक्स के अंडर रिबेट नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी इनकम जो है कंपनी से थी, ना कि टी प्रोडक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक कैपिटल जो होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है
जिनको डिवाइडेड जो पार्ट्स हैं उनको हम शेयर कहते हैं। शेयर की डेफिनेशन कुछ अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। शेयर का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। तो जो कैपिटल है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है शेयर्स में। शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि जो शेयर्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी हैं एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। एक कंपनी है, उसकी कुछ शेयर कैपिटल है, उसने शेयर्स, उसकी कोई कैपिटल है, उसके शेयर्स हैं, शेयर्स लोगों में बांटे गए हैं, शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं। शेयर्स जो हैं लोगों के पास हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई है, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो मानी गई है वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल है या नहीं है ये डिसाइड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले ही कर दिया जाता है कि इस कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो ट्रांसफरेबल होंगे, नेचर में ट्रांसफरेबल है या नहीं, नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कह दिया गया है कि शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 44। तो इस पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर्स के रूप में होती हैं, और शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकती है। ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, एक कंपनी की नेचर है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल भी हो सकती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। कंपनी जब हम लीगल पर्सन बोलते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन बना दिया गया है कंपनी को इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो कंपनी अपने नाम का इस्तेमाल कर सकती है किसी भी व्यक्ति को स्यू करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए। और अगर किसी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट में है, कंपनी के एक्शन से किसी को लॉस हुआ है या कोई भी परेशानी हुई है, तो वो व्यक्ति कंपनी पे केस कर सकता है कंपनी के नाम से। तो कंपनी के पास, कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंपनी कैन स्यू ऑन हिज नेम, ऑन इट्स नेम, और कंपनी कैन बी स्यूड ऑन इट्स नेम। जैसे कि एग्जांपल लें, किसी एक केस था फ्लोटिंग सर्विस लिमिटेड वर्सेस एमबी सैन फ्रांसिस्को डिपोलिया, 2004 में एक केस था। इसमें किसी व्यक्ति ने कंपनी के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था। तो डिफेमेशन कैन बी ऑफ एनी पर्सन, और उस पर्सन में सिर्फ नेचुरल पर्सन ही इंक्लूड है या आर्टिफिशियल पर्सन जो कि कंपनी है वो भी इंक्लूड है। तो जो पर्सन की डेफिनेशन है उसको वाइडली माना गया था, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही पर्सन इंक्लूड किए गए हैं। और इस केस में कंपनी ने उस जो भी व्यक्ति था जिसने भी डिफेमेटरी सेंटेंस इशू किया था कंपनी के अगेंस्ट, उस कंपनी ने उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल किया था। सो दिस क्लियरली इंडिकेट दैट कंपनी कैन स्यू ऑन इट्स नेम एंड कंपनी कैन बी स्यूड ऑन इट्स नेम। उसके आगे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं। अगर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपने नाम से, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का जब हम सेक्शन 10 पढ़ते हैं, किसी भी सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 10 के 4 मुख्य चीज़ें हैं। पहला है देयर मस्ट बी कैपेसिटी टू पार्टीज, पार्टी जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। उसके अलावा पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है मस्ट नॉट बी बार्ड बाई लॉ। इन चारों पॉइंट से हम कंपनी को किस प्रकार रिलेट करेंगे, एक बार इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इन चारों पॉइंट्स को आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चारों पॉइंट्स को एक बार पढ़ें, जिससे कि आपको एक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है और कंपनी किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट करती है और कंपनी के क्या क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अराइज हो सकते हैं, क्या कंपनी उस पर्सन में इंक्लूड होती है या नहीं, एक बार वो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर
पढ़ें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जैसे स्टार्ट हो उससे पहले आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। इसके अलावा हमारे कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ एक्शन, सेपरेट मैनेजमेंट, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। 4 पॉइंट्स हैं कंपनी की नेचर के, 4 लास्ट पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।